Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Class 7th History, chapter number 1st, Tracing Changes Through a Thousand Years. This is the video number 2nd of this chapter. Let's start today's first topic. तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है रीजन्स एंड एम्पायर्स है। अगर हम बात करें इंडिया के अलग अलग रीजन्स में इस पीरियड में बहुत सारी डायनास्टीज आई और उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, जैसे कि चोलास, तुगलक्स, द मुगल्स। तो इन्होंने बहुत सारे रीजन्स पे रूल किया। अगर हम बात करें ये सारी एम्पायर्स जो है इनके बारे में आपको आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ना है। चोलास कौन थे, वो कहाँ पे रूल करते थे, या तुगलक्स और मुगल्स, वहाँ पे डिटेल में हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे एक संस्कृत प्रशस्ति। एक्चुअली में एक हम कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन मिली है जो कि कॉपर प्लेट्स पे एनग्रेव की हुई 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 थी संस्कृत लैंग्वेज में, जिसमें दिल्ली के सुल्तान या किंग गियासुद्दीन बलबन के बारे में कहा गया है कि वो कितनी बड़ी एम्पायर पे रूल करते थे। कहा जाता है कि ईस्ट में वो बंगाल तक रूल करते थे और वेस्ट में अफगानिस्तान का एक इलाका है गजनी, तो वहां तक रूल करते थे। इसके अलावा नॉर्थ से लेकर पूरा साउथ इंडिया उनकी रूल के अंडर में था। एक्चुअली में साउथ इंडियंस को द्रविडियंस कहा जाता है, क्योंकि वो इंडिया के नेटिव्स है। जो नॉर्थ इंडिया में है अक्सर कहा जाता है कि ये आर्यंस है, आर्यन रेस, जो किसी और इलाके से इंडिया में आए और यहाँ पे सेटल हुए। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए, क्योंकि इन बड़ी बड़ी डायनास्टीज से पहले लोकल रूलर्स रूल करते थे अलग अलग रीजन्स में। तो रीजन क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें एक ही किस्म के लोग एक ही रूलर के अंडर में, एक ही हुकूमत के अंडर में रहते थे और ये लोग सेम कल्चर वगैरह प्रैक्टिस करते थे। लेकिन जब ये बड़ी डायनास्टीज आई तो इन्होंने पैन रीजनल एम्पायर खड़ी की। पैन रीजनल का मतलब बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के लोगों पर इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया, जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, जिनमें अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटीज़, मतलब हम कह सकते हैं एस्टेब्लिश थी। लेकिन जब 18th सेंचुरी में मुगल डायनास्टी का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद रीजनल स्टेट्स फिर से इमर्ज हुई, क्योंकि अब एक बड़ी एम्पायर वहाँ पे नहीं थी जो कि अलग अलग रीजन्स पे रूल करती थी, बल्कि अब अलग अलग रीजन्स में उनके अपने, हम कह सकते हैं, रूलर्स खड़े हुए और उन्होंने वहाँ पे फिर से रूल करना स्टार्ट किया। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे सबसे मतलब पुराना रिलीजन हिंदुइज्म है, और पुरानी पुरानी जो टेक्स्ट्स है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। तो इस वजह से जो संस्कृत है, एक्चुअली में इंडिया में मिडिवल पीरियड में आम लोग संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल मतलब डेली बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करते थे, तो रिलीजियस पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल होता था। तो हिंदू में जो ब्राह्मण्स है उनको ही सिर्फ संस्कृत मतलब हम कह सकते हैं बोलना, लिखना, पढ़ना वगैरह आता था, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट की जाती थी हिंदू कम्युनिटी में। लेकिन अगर हम बात करें पहले पहले लोग जो थे वो अलग अलग इलाकों में रहते थे, तो वो अलग अलग, हम कह सकते थे कि अलग अलग भगवानों वगैरह को मानते थे। लेकिन इस दौरान बहुत सारे नए नए भगवान इमर्ज हुए, जिनकी ये वर्शिप करने लगे। बहुत सारे हिंदू रूलर्स ने क्या किया, उन्होंने नए नए टेम्पल्स बनाए, जिसके जरिए वो अपना वेल्थ ये दिखाना चाहते थे, अपनी दौलत दिखाना चाहते थे। इसके अलावा हम किस भगवान को मानते हैं, ये चीज़ें वो दिखाना चाहते थे। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज मिली और उनको पैट्रॉन्स बनाया गया। पैट्रॉन का मतलब ये होता है कि जब एक वेल्दी अमीर शख्स किसी दूसरे आर्टिस्ट, नोबल वगैरह को हेल्प करता है उसके काम में, तो उसको बोलते हैं पैट्रॉन। तो ये जो नॉलेज ऑफ संस्कृत है इसने ब्राह्मण्स को और ज़्यादा रेस्पेक्ट यहाँ पे दी। इसके अलावा नए रिलीजन्स भी यहाँ पे आए। इस दौरान बहुत सारे लोग ट्रेड वगैरह की सूरत में अरबियन कंट्री से
यहाँ पे इंडिया आए और उन्होंने यहाँ पे इस्लाम की दावत दी, और इस्लाम इमर्ज होने के साथ ही यहाँ पे भी इस्लाम के दो अलग-अलग सेक्ट्स जैसे कि सुन्नी एंड शिया सेक्ट्स के लोग भी रहने लगे। और इसके अलावा उनमें हम देखते हैं कुछ लोग इमाम शाफी को मानते हैं, कुछ लोग इमाम हम्बल को मानते हैं, कुछ लोग इमाम हनफिया को मानते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग-अलग जगहों पे इस्लाम के हम मानने वाले यहाँ पे रहने लगे, और इस्लाम के अलग-अलग सेक्टर्स के लोग भी यहाँ पे एक दूसरे के साथ-साथ रहने लगे, और वो अपने-अपने इमामों को मानने लगे। इसके अलावा हिस्टोरिकल पीरियड्स, अगर हम बात करें ब्रिटिश हिस्टोरियन जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड हिस्टोरियन था जिसका नाम था जेम्स मिल, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अगर हम बात करें ये मतलब पीरियडाइजेशन क्यों ज़रूरी है, अगर हम किसी को भी हिस्ट्री पढ़नी हो या लिखनी हो, तो उसको कहा जाएगा कि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ो। तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, कहाँ पे ख़त्म करेगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको पीरियडाइजेशन अलग-अलग पीरियड्स में डिवाइड करना ज़रूरी है। जैसा कि आप बच्चों के लिए भी ये सिंपल किया गया है कि 6th क्लास में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, 7th क्लास में मेडिएवल हिस्ट्री पढ़नी है, और 8th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। अगर हम यहाँ पे इस पीरियडाइजेशन के बारे में देखें, तो इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है कि हिंदू जो रूलर का मतलब हम कह सकते हैं रिलीजन था, इसका मतलब एंशिएंट में जो रूलर्स रूल करते थे वो हिंदू थे, मिडिवल में जो रूलर्स रूल करते थे वो मुस्लिम थे, और जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रूल किया तो वो ब्रिटिश पीरियड में डिवाइड उन्होंने किया है। इसका मतलब इन्होंने सोसाइटी, कल्चर या डेवलपमेंट वगैरह के बारे में सोचा ही नहीं। हम उन एलिमेंट्स के बारे में अगर देखें, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने एक हम कह सकते हैं अलग स्टोरी इसमें बताई है। अगर आपने 6th क्लास में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा हंटर्स गैदरर्स, पहले लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, उसके बाद अर्ली एम्पायर्स खड़ी हो गई, विलेजेस, टाउन्स वगैरह ग्रो होने लगे। उसके बाद हिंदुइज्म, इस्लाम वगैरह जो है वो मिडिवल पीरियड में ज़्यादा इमर्ज हुआ, नए-नए डीटीज़ वगैरह आने लगे। उसके बाद जब यहाँ पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वेल्थ था, जिसके वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया आई, और हम इस पीरियड को मिडिवल पीरियड कहते हैं, जिसके बारे में आपको इस साल पढ़ना है। इसके अलावा फिर मॉडर्न पीरियड आया जो कि मटेरियल प्रोग्रेस या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के रिलेटेड है, जिसमें इंसानों ने कुछ ज़्यादा ही तरक्की की। तो इस तरह से एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का नाम दिया है इंडियन हिस्ट्री को, जो कि अलग-अलग पीरियड्स में इस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। तो ये ज़रूरी होता है, अगर हम किसी भी कंट्री में देखें उनकी हिस्ट्री के बारे में, तो वो वहाँ पे भी अलग-अलग पीरियड्स में उनकी हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है या वर्ड्स है जिनका यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इस चैप्टर में। जैसे कार्टोग्राफर है, ये वो इंसान होता है जिसके पास स्किल होता है मेकिंग मैप्स, जो मैप्स वगैरह बनाता है। क्रॉनिकलर, ये वो शख्स होता है जो हिस्ट्री वगैरह लिखता है, जैसे मतलब नरेट करता है अलग-अलग इवेंट्स वगैरह। आर्काइव्स, ये एक्चुअली में वो प्लेस होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे। गवर्नमेंट, फैमिली या दूसरे रिलीजियस पर्पस के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो इन जगहों पे रखे जाते थे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? वो स्क्रिप्ट जो इंसान लिखते थे। इसका मतलब अगर किसी इंसान ने पहली बार कोई स्क्रिप्ट हाथों से लिखा है, तो जो उसकी मतलब हैंड राइटिंग से, तो जो उसकी ओरिजिनल कॉपी है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। हैबिटेट होती है लिविंग और डिवेलिंग प्लेस, मतलब जो स्पीशीज की होती है जहाँ पे वो रहते हैं। पैट्रॉन, जैसे मैंने वहाँ पे भी कहा था, पैट्रॉन एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है जो दूसरों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि मनी, मेंटल बूस्ट, ये किसी आर्टिस्ट, क्राफ्ट मैन या लर्नर मैन या किसी नोबल वगैरह को मिलता है ये सपोर्ट। जाति होती है सबकास्ट, जहाँ पे प्रोफेशन, स्टेटस या इन्फ्लुएंस की बिना पर
जाति, इसको अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे कश्मीर में भी हम इस्तेमाल करते हैं ना, सुकम ज़ छिंच। इसी तरह से रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें एक सर्टेन मतलब काइंड के लोग होते हैं और एक ही एम्पायर के अंडर में वो होते हैं। पीरियडाइजेशन के बारे में इसी अभी हम बात कर रहे थे। Division of time into different segments and for the purpose of study from the historical point of view, it was done on the basis of dominant factors of the time. तो इसमें हम कह सकते हैं medieval मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसको डिवाइड किया था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश में। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ हम जल्द से आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।